इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, बल्कि हमले कर दिए। इसराइल का जो मौक़िफ़ है वो तो ये है कि उन्होंने जो है वो हमले कर दिए बहुत बड़ी तरह। 100 जेट, वो कहते हैं कि हिस्सा लिया 100 जेट तैयारों ने, 20 टारगेट्स थे मुख्तलिफ, और उसने इसराइल में जो है वो बड़ा जनाब एक जश्न है, मगर एक इतना आप समझें कि अजीब व गरीब किस्म का जश्न है कि उनको ख़ुद भी जश्न मनाते हुए शर्म आ रही है कि हमने क्या किया है। और उन्होंने जो है वो रशिया की तरफ से ये क्लेम हो रहा है, तरदीद आ सकती है इसके आने से, रशिया की तरफ से उनके जो टेलीग्राम चैनल्स हैं और मुख्तलिफ बातें हो रही हैं रीजन में, तो उसमें यह है कि रशिया ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था ईरान को कि ऐसा होने वाला है, और ये सारे मामला रशिया की पूरी इंटेलिजेंस, ये जो कल आपको पता है खबर ये आई थी कि हुतीज़ को रशिया जो है वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो रशिया ने कई घंटे पहले इतला दी हैं कि ज़ाहिर है इसको सरकारी तौर पे तो तरदीद होगी, लेकिन जो चैटर है वो यही है, और मैं भी चैटर को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो गुफ्तगू आपस में चल रही है वो ये है कि रशिया की तरफ से मुकम्मल ईरान को बता दिया गया था कैसा होने जा रहा है। दूसरी बात और इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि इसराइल की तरफ से भी ईरान को बता दिया गया था कि हमने हमला करना है। इसराइल की तरफ से भी बता दिया गया था हमने हमला करना है थर्ड पार्टीज के थ्रू, और उसमें डच फॉरेन मिनिस्टर का, ये डच जो गवर्नमेंट है उनका एक रोल था, उनको उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, और वहाँ से ईरान को पहले इतला थी कि ये जो ऐसे ऐसे हमने करना है सारा, और वो जाहिर है कि उसके बाद नेतन्याहू जो है वो बैठेंगे, तस्वीर उतरेगी उनकी बैठे हुए कैमरे, लेकिन इतने भोंडे अंदाज में उन्होंने किया कि, क्योंकि देखें नेतन्याहू पे तो आप मतलब अगर वाहिद इसमें तारीख में कोई आदमी ऐसा याद रखा जाएगा जिसके ऊपर एतबार कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता अमेरिकन कैसे एतबार करते हैं इस पर, या वो जानबूझ के करते हैं या मतलब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि नेतन्याहू से तो तवक्को इस बात की थी कि वो कुछ भी कर सकता है। तो ईरान का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उनका मुकम्मल तौर पे अलर्ट था, पहले से अलर्ट था, वैसे भी अलर्ट था इन दिनों में, और कल जाहिर है कि उनके पास पहले इतला थी। और बल्कि इस कदर ज़्यादा इतला थी कि जो मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जिस अरब मुल्क की एयर स्पेस यूज़ हुई, वो मुल्क भी ऑन बोर्ड था ईरान के साथ, वो मुल्क भी ऑन बोर्ड था कि ये इससे ज़्यादा जो है नहीं होगा, तो आप अलर्ट रहे, बस ये इसको फेस सेविंग देनी है अभी नेतन्याहू को ज़रा, तो उसको फेस सेविंग देके तो काम चलाएं। तो ईरान अलर्ट था, लेकिन उसमें एक दो जगह पे जो है वो, अच्छा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हिट नहीं हुआ, वो तो बड़ी क्लैरिटी थी ईरान की तरफ से कि हमारा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हिट होता है तो फिर यहाँ पर किसी भी मुल्क का जो ऑयल है यहाँ से नहीं जाएगा। ये मतलब क्लैरिटी के साथ बाकी रीजनल ममालिक को एक मैसेज था। दूसरा है कि किसी की एयरबेस यूज़ नहीं होगी, एयर स्पेस तो जाहिर है कि वो अब उसको नेतन्याहू ने भी तो अपना कहीं ना कहीं, मैं बताता हूँ कि अभी और नेतन्याहू क्योंकि CIA चीफ फिर पहुँच गए दोबारा कतर, तो वो मैं अभी उस पर आता हूँ कि बातचीत का क्या बन रहा है या क्या वो, लेकिन ये है कि वो दो जो ईरान के जो फौजी हैं वो उसमें शहीद हुए, और फायर वर्क ज़्यादा थे, मतलब होता है ना आपको नज़र आ रहे हैं धमाके, ये वो तेहरान में आसपास मशहद तक आवाज़ उनके बिल्कुल दूर वहाँ पे तक आवाज़ गई, धमाके हो रहे हैं, और उसमें यह है कि काफ़ी इन्होंने, अच्छा ये कह रहे हैं 100 जेट तैयारों ने, हम भाई 100 जेट तैयारे, और मतलब यहाँ आके तो 2 फौजी शहीद हुए हैं उनके, और कोई किसी किस्म का कोई बड़ा कोई फौजी इंस्टॉलेशन तबाह नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो बस एक करके और अपनी एक वो होता है ना कि बस हमने कर दिया, और अब देखें हम तैयार हो रहे हैं, थर्ड मिसाइल अलर्ट हैं। ईरान जो है वो शायद जवाब दे, शायद जवाब ना दे इसका, या बाद में, क्योंकि ईरान जो है ना
ईरान और हिजबुल्लाह और हमास और इनके जवाबात की लिस्ट तो अभी बड़ी तवील है, ये मैं आपको बता दूं। चाहे वो इस्माइल हानिया हो, चाहे वो जो हाशिम सफ़ीउद्दीन जिनकी अब तस्दीक हुई है, इनकी इंतकाल तो पहले हो गया था, काफ़ी दिन पहले हमास ने तस्दीक अभी की है, सैयद हसन नसरुल्लाह हो या याहिया सिनवार हो या वो लातादाद फ़लस्तीनी हज़ारों की तादाद में जो, और अब लेबनान के लोग, तो लिस्ट तो बहुत तवील है। लेकिन अभी जो है, अच्छा उसमें ईरान नहीं करेगा तो हिजबुल्लाह का, हिजबुल्लाह नहीं करेगा हमास, हमास नहीं करेगा, कोई ना कोई ये लिस्टें कहीं ना कहीं जो है वो 26 साल जेल में रह के ये सिनवार रहे, 26 साल, और 26 साल में इब्रानी ज़बान, यानी ज़िंदगी का कितना तवील अरसा यही सिनवार ने इब्रानी, फ्रेंच, इंग्लिश, अरबी, और 23 साल तो एक ही गो में रहे ना। तो 23 साल बाद जब जेल से वो निकले हैं याहिया सिनवार, तो जेल में बैठ के एक ही प्लान करते रहे कि मैं बाहर निकलूंगा, बाहर निकलने के बाद मैंने ये करना है। और जो 2001 की उनकी फुटेज चल रही है, काफ़ी मीडिया पे वायरल हुई हुई है, जो कह रहे हैं कि मैं 59 ईयर्स का हो गया हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं, हर दिन मुझे मौत की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोविड से मरूं। मैंने मरना तो है ही, मैं कोविड से मरना नहीं चाहता, कोरोना से। तो बहरहाल अब ये है कि वो, ये तो मैंने आपसे कहा ना कि जब ये मकतब खुले गए, इसके दरवाजे खुलेंगे तो पता चलेगा कि गज़ा में हुआ क्या। जो आखिरी जो हॉस्पिटल था शुमाली गज़ा में, उसको भी तबाह कर दिया, वहाँ पर भी बच्चे, औरतें, वो सारी चीज़। अब ये कि अब सीज़ फायर भी एक प्रॉब्लम हो गया है कि सीज़ फायर अगर होता है तो कैसे फिर, मैंने कहा ना वो मकतल के जब दरवाजे खुलेंगे गज़ा के, तो अंदर से सीज़ फायर भी अब बहरहाल कल जो है वो कतर में मुज़ाकरात फिर शुरू होंगे। CIA चीफ वहाँ पहुँच गए, विलियम बर्न्स, और कतर ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें, इन मुज़ाकरात में। फिर और साथ ही इजिप्ट के भी जो उनके इंटेलिजेंस चीफ भी, और साथ ही जो है वो इसराइल से भी, शिनबेत के भी, और मोसाद के सरबराह, ये सब कतर में जमा हो रहे हैं। हमास की क़यादत जो है वो एक फ़ैसला ये हुआ है हमास में कि एक कोई कायद अब नहीं होगा। जो खलील हानी है वो एक 5 रुकनी गालिबन शूरा होगी, शूरा फैसला करेगी, उसमें खालिद मिशाल भी होंगे, उसमें मूसा बरज़ूक भी होंगे, बाकी लोग भी होंगे, 5 लोग उसमें शख्सियात होंगी, और वो मिल के फैसला करेंगे। तो हम ये उन्होंने नोटिफाई कर दिए सारे मुल्कों को। अब जनाब सऊदी अरब की तरफ से शदीद मजम्मत हुई है, कतर की तरफ से मजम्मत हुई है, तुर्की की तरफ से मजम्मत हुई है, पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत हुई है, बहुत सख्त अल्फाज में ईरान पे हमले की। और फिर उसके बाद जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से हुई है, जॉर्डन की तरफ से हुई है, इराक़ की तरफ से हुई है, रशिया तो खैर इसमें पूरे गेम में क्लियर है। अमेरिका ने कहा कि जो है वो ख़बरदार ईरान जवाबी अटैक ना करे। अच्छा, इसराइल की तरफ से पहले अमेरिका को नोटिफाई कर दिया गया, और साथ ही ईरान को भी नोटिफाई कर दिया गया, और साथ ही रशिया ने भी कर। तो एक अजीब सा नहीं होता कि भाई नेतन्याहू की बना का मसला है कि नेतन्याहू के ऊपर उनके मुल्क में 200 मिसाइल गिरे हैं, तो वो जो है ना कम से कम कुछ ना कुछ तो करेगा। मतलब 25-26 तारीख हो गई है, उसको कुछ तो करने दो। अमेरिकन इलेक्शन हो रहे हैं अभी तक, अभी 10 दिन रह गए हैं, 10 दिन तकरीबन, और पोल्स अजीब आ रहे हैं वहाँ से, अमेरिका से जो वहाँ पर कौन जीतेगा। मतलब आप अगर ये देखें जो न्यूयॉर्क टाइम्स का पोल है, अगर मैं 8th यहाँ पे देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स का जो पोल है, तो ये तो 48 पे खड़ा है। यानी अगर हम ये 8th स्लाइड दिखाएं तो 48 पे दोनों खड़े, यानी दोनों जो हैं कैमला हैरिस भी और वो भी, वो 48 के ऊपर दोनों खड़े हुए हैं। यानी ये सूरत हाल है वहाँ की। और अगर मैं इसमें ये यहाँ पे 8th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, और अगर हम BBC को देखें तो BBC जो है 9th स्लाइड, तो वो कैमला हैरिस उसमें 48 पे है, वो 47 पे है। ये BBC है, ये BBC है, इसमें एक पर ऊपर नीचे हो जाते हैं। और अगर ये देखें न्यूयॉर्क टाइम्स,
तो ये जो है ये 48 पे खड़े हैं दोनों। तो बात ये सारी कि ये वहाँ पे इलेक्शन, मैंने कहा ना, इतना डल इलेक्शन है कि वो बिल्कुल लोगों को लगता है कि मतलब जो भी जीतेगा वो एक आध कोई फलानी स्टेट से या उस स्टेट में ऊपर नीचे, वो उस पर बाद में कर लेंगे, लेकिन ये कि वो बिल्कुल कोई यानी दिलचस्पी है ही नहीं, वहाँ के लोगों को भी दिलचस्पी नहीं है, बोरिंग इलेक्शन है। अच्छा, ये जो है ना ये तो अब एक तो ये है कि ईरान की तरफ से क्या जवाब आता है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो जवाब देंगे। दो वाक़यात हुए हैं ईरान में, एक तो ये इसराइल का हुआ है, दूसरा अच्छा ये जिन मुल्कों ने किया है ना, जिन मुल्कों का मैंने नाम लिया है मुजम्मत जिन्होंने की अरब वाले, उसमें से एक दो मुल्कों की एयर स्पेस क्रॉस की है, मगर ये कि वो बस वो मतलब बस मेरे ख्याल से ईरान फौरी तौर पे रिटेलिएट इसलिए नहीं करेगा कि इसका फ़ायदा नहीं है कोई। लिस्ट बड़ी तवील है, बहुत तवील लिस्ट है। जो कत्लेआम हुआ है वो एक हमले से या दो हुतीस के मिज़ाइलों से या इससे एक जंग तो चल रही है, लेकिन मेरा ख्याल से कि उसका जो है ना वो हम सबको इसको देखना पड़ेगा कि ये कत्लेआम हम सबके सामने हुआ है, ठीक है ना। मतलब ये इसके बाद ये मकतल खुलेगा तो अंदर से क्या लाशें और बीमारियां, और वहाँ पे पोलियो फैला हुआ है बच्चों में, और भूख और ये और वो सारा। हमारे यहाँ पे कल मैं वो बात हुई थी कि फ़लस्तीन से, वहाँ से गज़ा से, मेरा ख्याल से गज़ा से और मगरबी किनारे दोनों तरफ से आए हैं फ़लस्तीनी जो मेडिकल कॉलेज में बच्चे पाकिस्तान आए। तो कई मुल्कों में इस तरह से हो रहा है, पाकिस्तान भी उन मुल्कों में से है जो जहाँ पे बच्चों को कहीं हॉस्पिटल्स में, किसी मुल्क में जो है वो मतलब पूरी दुनिया ने कोई ना कोई इस वक्त मदद कर रही है, लेकिन ये जंगबंदी कैसे होगी, अब ये एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया। 1 साल से ऊपर बहुत अरसा हो गया इसको। अच्छा, एक तो ये मामला, दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो अब देखें ना, रशिया के साथ आप जोड़ लें, रशिया, ठीक है, रशिया अब इसका एक प्रॉपर यहाँ मौजूद है, और रशिया में ईरान जो है वो ब्रिक्स का एक बाकायदा हिस्सा बन चुका है। और ईरान जो है वो जब ये कल हो रहा था सारा, तो ज़ाहिर है ईरान के सदर वहाँ से वापस आ रहे थे, ब्रिक्स समिट ख़त्म हुई और सारे वहाँ पे मामलात हुए, और ये तो वो और उससे पहले उन्होंने तेज़ डिप्लोमेसी की इस पूरे अरसे में। उनके वज़ीर ख़ारजा तमाम ममालिक में गए और उनसे कहा कि आप इस वक्त अपनी इस पे, और मुल्क सारे साथ खड़े हुए। अब रशिया की एंट्री है, ये आप देखें कि अब आप बैक टू वो आप चले जाए ना पहली सर जंग के दरमियान। पहली सर जंग तो सर जंग थी, ये तो शुरू होते ही सर जंग जो है, ये अगर कोल्ड वॉर इसको 2.0 का नाम दें तो इसमें तो शुरू ही खूनरेज़ी से हो गई है ना। तो बहुत ज़्यादा इंसान इसमें चले गए हैं दुनिया से। तो अब यह है कि ये अगर इसको आप डॉट्स को मिलाएं तो यहाँ पर रशिया की लड़ाई हो रही है जनाब यूक्रेन के साथ, लेकिन यूक्रेन के साथ तो नहीं है, नेटो के साथ है। और नेटो का हर सरबराह जो है वो अमेरिका है। बाकी सारे मुल्क तो उसमें मतलब है कि छोटे किरदार हैं जी, साइड रोल्स में सारे। यहाँ पे जैसे ब्रिक्स है तो ब्रिक्स में चाइना, ठीक है ना, एससीओ में कहें तो चाइना, बाकी भी हैं मुल्क, लेकिन चाइना पैरेलल सिस्टम और मल्टीपोलर दुनिया। अब जो यूक्रेन है, अब आप तसव्वुर करें कि यूक्रेन नेटो में जा नहीं सका, और यूक्रेन जो है वो ना नेटो में जा सका, ना यूक्रेन जो है वो उसको असलाह दे के इजाज़त मिली कि वो जाए और जाके हमला करे रशिया के अंदर। लेकिन रशिया की मदद के लिए और यूक्रेन से लड़ने के लिए वो खुदागंज के पिछवाड़े से नॉर्थ कोरिया के लेफ्ट राइट करते। नॉर्थ कोरिया की जो फौज है जी, नॉर्थ कोरिया वो दुनिया की कोई तीसरी या चौथी बड़ी फौज है, उनकी बड़ी फौज 13 लाख उनके फौज है, 13 लाख, 6 लाख रिजर्व्स हैं, और उनकी बहरी फौज भी, उन्होंने ज़मीनी जंग नहीं लड़ी वो 53 के बाद से। नॉर्थ कोरिया की कोई ज़मीनी जंग, जब कोरियन वॉर हुई थी उधर से 1950 में वो
सोवियत यूनियन और चाइना, नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया था साउथ पे, अमेरिका दरमियान में कूद गया था, 17 लाख फौजी अमेरिका ने भेजे थे। तो बात ये सारी कि वो मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ किस्तों में, ज़ाहिर इतनी फौज तो नहीं अमेरिका के पास, लेकिन किस्तों में वो आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। तो वो टोटल जो 3-4 साल का फेरा था उसमें इतने लोग इतने आगे आगते गए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था वो जो जंग थी। लेकिन उसके बाद कोई ज़मीनी जंग नहीं लड़ी नॉर्थ कोरिया ने,